नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। और काफी लंबे समय बाद मैं फेसबुक पर लाइव हो रहा हूँ। और जैसा आप लोग जानते हैं, आज क्यों इस विषय पर लाइव हो रहे हैं, पंचायत राज संस्थाएं और बाड़ाबंदी। दोस्तों, जब से कोरोना आया है, टुकड़ों टुकड़ों में राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, तो कई सारे प्रश्न हमारे मित्र लोगों के हैं। तो पहले तो मैं सब साथियों को नमस्कार कह रहा हूँ, उनका अभिवादन कर रहा हूँ, उनका स्वागत कर रहा हूँ। और शिक्षक दिवस की सबको शुभकामनाएं भी प्रेषित कर रहा हूँ, और उन सब शिक्षकों को भी आज याद कर रहा हूँ जिनकी वजह से हम लोग जहां भी खड़े हैं, उनकी वजह से खड़े हैं। तो ऐसे शिक्षकों को नमन भी करता हूँ, सभी अन्य साथियों को बधाई भी देता हूँ शिक्षक दिवस की। और सीधा हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। साथियों, पंचायत राज संस्थाओं के अभी जो हाल ही में चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद में एक शब्द जो है काफी चर्चा में है, और वह शब्द है बाड़ाबंदी। तो मस्तिष्क में प्रश्न आता है, क्योंकि पंचायत राज संस्थाओं को हम लोग बहुत नजदीक से देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, चाहे वो लॉ का हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, और इवन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो विद्यार्थी आते हैं वो तो बहुत नजदीक से इन सब व्यवस्थाओं को देखता है। तो पंचायत राज संस्थाएं जब से संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, तब से ही पंचायत राज संस्थाएं चर्चा में रही है। हम लोग दुनिया भर में ये दावा करते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी भागीदारिता का अवसर, लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति देने का अवसर हमारे यहाँ जितना देश के मतदाताओं को मिलता है, दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलता है। दुनिया के किसी भी देश के संविधान में पंचायत राज संस्थाएं और नगर पालिकाओं जैसी संस्थाओं का विस्तार से उल्लेख नहीं है। तो हमारे संविधान की एक बहुत खूबसूरत विशेषता है पंचायत राज संस्थाएं या फिर स्थानीय स्वशासन। आज क्या बात हो गई, हम लोग अगर 24 अप्रैल को अगर चर्चा करते इस विषय पर, जिस दिन 73वां संविधान संशोधन पूरे भारत में लागू हुआ, तो ठीक रहता। लेकिन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत निराशाजनक स्थिति है। और निराशाजनक स्थिति कहां पर है वो हमको देखने की आवश्यकता है। निराशाजनक स्थिति है दल बदल के संदर्भ में। हालांकि दल बदल के संदर्भ में संसद और राज्य विधानमंडल में भी कुछ अच्छी बात नहीं है, लेकिन पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं ने तो पूरा सत्यानाश कर दिया है दल बदल के संदर्भ में। जनता किसको वोट देती है और जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो कहां जाकर किस पार्टी में मिल जाता है, जनता किस दल को पसंद करता है, और बोर्ड किसका बनता है, प्रधान किसका बनता है, जिला प्रमुख किसका बनता है, नगर पालिका में अध्यक्ष, नगर परिषद में सभापति और नगर निगम में महापौर किसका बनता है, ये सब बातें देखने लायक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कमी है हमारे संविधान में या कमी है हमारी विधि में? तो बिल्कुल दोस्तों, एक बात स्पष्ट रूप से मान लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। इसलिए इस विषय पर विधि बनाने की जो समुचित जो जिम्मेदारी है वो ऑब्वियसली निसंदेह रूप से राज्य विधानमंडल की है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारी संसद ने 73वां संविधान संशोधन किया और पंचायत राज संस्थाओं का बहुत विस्तार से कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख किया। इतना विस्तार से उल्लेख तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में नहीं है दोस्तों। आप जरा देखिएगा कि आपके गांव का वार्ड पंच, आपके गांव का सरपंच कितना ताकतवर है कि उसके बारे में जितना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उतना तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति के बारे में मुश्किल से संविधान में 6 या 7 अनुच्छेद है, लेकिन पंचायत राज संस्थाओं के बारे में आप देखिए इतने सारे अनुच्छेद है। तो हम हमेशा इस बात का दावा करते रहे हैं कि हमारा संविधान इस वजह से खूबसूरत है क्योंकि हमारे यहाँ पर पंचायत राज संस्थाओं का इतना विस्तार से उल्लेख है। लेकिन उन पंचायत राज संस्थाओं में एक दिमक लग गई है, और वो दिमक पिछले 8-10 वर्षों से बहुत ज्यादा बढ़ी है, और वो दिमक है दल बदल की। और उसी से एक शब्द चर्चा में आया, बाड़ाबंदी। बाड़ाबंदी हमने विधानसभा के सदस्यों की भी देखी है, हमने बाड़ाबंदी कई बार लोकसभा के सदस्यों की भी देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से एक दल बड़ा प्रमुखता से उभरा है, उस
वजह से गठबंधन सरकारों का जो दौर में जो बाड़ाबंदी रहती है वो अब सेंट्रल लेवल पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में बाड़ाबंदी है। क्यों है? पहली बात, एकदम ढंग से आपको मालूम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करता है कि पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होंगे। संविधान में कहीं पर भी पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए ये नहीं लिखा हुआ है कि इनके चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होंगे। हालांकि दोस्तों, इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में जब दिसंबर 1977 में कमेटी बनी थी पंचायत राज संस्थाओं पर, और 78 में जब उसने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में उसने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी शुड बी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये उन्होंने कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि राजनीतिक दल पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेंगे, नगर पालिकाओं के चुनाव में भाग लेंगे तो उनको मजबूती मिलेगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो राज्य विधानमंडल में इस संदर्भ में विधियां बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब ये बहुत ढंग से महसूस किया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन पंचायत राज संस्थाओं में होने की वजह से गांव का चैन खत्म हो गया है। ये जो राजनीतिक दलों के आधार पर पंचायत राज संस्थाओं के जो चुनाव हो रहे हैं पंचायत समिति और जिला परिषद में, उससे गांव में बहुत अशांति फैली है। तो राजनीतिक दलों को मेरे हिसाब से कम पंचायत राज संस्थाओं से बाहर किया जाना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर ऐसा हो गया तो राजनीतिक आधार पर जो राज्य सरकारें भेदभाव करती हैं पंचायतों के साथ, जिला परिषदों के साथ विकास कार्यों में या वित्तीय सहायता में, उसको एक बहुत बड़ा रोक लग जाएगी। तो राजनीतिक दलों को पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल जब चुनाव के जब परिणाम आते हैं तो बूथ वाइज परिणाम आते हैं। बूथ नंबर 1 में किस जाति के वोट रहते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े, ये बहुत नुकसानदायक स्थिति है। और फिर वो जो जनप्रतिनिधि वो जब जानते हैं कि हमारे इस बूथ से कम वोट मिले, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वहां राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। आप मुझे कहेंगे सर लोकसभा के चुनाव में भी तो होते हैं, राज्यसभा विधानसभा के चुनाव में भी तो बूथ वाइज वोटर लिस्ट मालूम पड़ जाता है कितना वोट हुआ, वो ठीक है। तुलनात्मक रूप से लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक परिपक्वता देखने को मिलती है, लेकिन पंचायत राज संस्थाओं में अपेक्षाकृत उतनी परिपक्वता देखने को नहीं मिलती है। इसलिए वहां पॉलिटिकल रिवेंज, राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई होती है। बूथ वाइज लिस्ट निकाली जाती है और कुछ वार्ड्स में काम होता है, कुछ बूथ्स में काम होता है, कुछ बूथ्स में काम नहीं होता। तो मेरे हिसाब से पहला काम बहुत जल्दी से किया जाना चाहिए, तुरंत किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जैसे सरपंच का चुनाव होता है, वो तो राजनीतिक दल के आधार पर नहीं होता। कहां कांग्रेस खड़ा करती है, कहां बसपा खड़ा करती है, बीजेपी खड़ा करती है, रालोपा, सपा, कुछ भी नहीं। जिस तरह से सरपंच का चुनाव हो रहा है, ठीक उसी तरह से पंचायत समिति और जिला परिषद का भी चुनाव होना चाहिए, वरना हम बहुत नुकसान कर रहे हैं। इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे जिस तरह से चुनाव के बाद में राजनीतिक हिंसा होती है। पश्चिम बंगाल में भी देखी हमने हिंसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी हमने राजनीतिक हिंसा देखी है, लेकिन पंचायतों में तो हमारे घर के अंदर राजनीतिक हिंसा घुस जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज को उसको बाहर करना चाहिए इन चुनावों से। एक दूसरी बात, ये तो राज्य सरकार के हाथ में, इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर राजस्थान सरकार या कोई भी राज्य सरकार चाहे तो राज्य विधानमंडल में कानून बनाकर राजनीतिक दलों को इस चुनाव से बाहर कर सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात जो मेरे हिसाब से बहुत सारे मित्रों ने महसूस किया होगा, पंचायत समितियों का जिस तरह से परिसीमन किया गया बहुत गलत है। पंचायत समितियां का जो ढांचा वर्तमान समय में है, ऐसा लग रहा है कि एक ग्राम पंचायत से सरपंच भी चुना जा रहा है और उसी ग्राम पंचायत से पंचायत समिति का मेंबर भी चुना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह से, एक ही क्षेत्र से दो प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं। एक पार्टी से चुनकर आ रहा है और एक बिना पार्टी से चुनकर आ रहा है। एक सरपंच के रूप में आ रहा है, एक पंचायत समिति के मेंबर के रूप में आ रहा है। साथियों, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि हमारे
जब संविधान सभा में इस विषय पर बहस हुई कि राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा का जो सदस्य है वो उनके द्वारा चुना जाएगा, उनके द्वारा बहुमत दल का नेता जो बनेगा उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। क्या राज्यपाल का चुनाव होता है? क्या राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। उसके पीछे कारण क्या है? राज्यपाल का भी चुनाव होगा और मुख्यमंत्री भी चुनाव आएगा, तो क्या उनके बीच में सत्ता संघर्ष नहीं होगा? क्या बिल्कुल सत्ता संघर्ष होगा जब दोनों व्यक्ति चुने हुए होंगे। इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने बहुत खूबसूरत प्रावधान किया कि हमने राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त करवाया, उसको निर्वाचित नहीं करवाया। तो हमारे संविधान निर्माता ने तो बहुत दिमाग से काम किया। हमने यहां गलती कर दी। पंचायत समितियां हम लोगों ने बनाई, पंचायत समितियां का जो परिसीमन हम लोगों ने किया, एक ग्राम पंचायत से एक सरपंच चुना आ रहा है और वो एक ग्राम पंचायत एक पंचायत समिति का मेंबर भी चुन रही है, वो एक पार्टी से मेंबर चुन रहा है। अब उनके बीच में क्या सत्ता संघर्ष नहीं होगा? दोनों इलेक्टेड है, दोनों निर्वाचित है, दोनों जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। तो ये जो पंचायत समिति जो है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि पंचायत समिति वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए। जरूरत नहीं है पंचायत समिति के, सीधा ग्राम पंचायत और जिला परिषद ही बनाई जानी चाहिए। आप दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा। अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में जो 78 वाली जो समिति है, उस समिति ने कहा था कि हमारे जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उसके 2 स्तर ही होने चाहिए, 2 ही स्तर होने चाहिए। तो वो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट अपनाया जाना चाहिए। पंचायत समितियों का या तो परिसीमन आपने गलत किया, पंचायत समितियों का जो परिसीमन किया गया, इसमें एक ग्राम पंचायत के वोटर्स 3-3 पंचायत समितियों में बांट दिए गए, 4 वार्ड इसमें, 4 वार्ड इसमें, 4 वार्ड इसमें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 4 वार्ड इस पंचायत समिति के लिए वोट देते हैं, 4 वार्ड इस पंचायत समिति के लिए वोट देते हैं, 4 वार्ड उस पंचायत समिति के लिए वोट देते हैं। ये क्या तरीका हुआ? और वो जो चुनाव होता है उसका बूथ उसी गांव के अंतर्गत है। तो एक पंचायत समिति का जो मेंबर चुनाव लड़ता है, वो एक ग्राम पंचायत में प्रचार करने के लिए जाता है, उसकी जगह पर दूसरा भी आता है, उसकी जगह पर तीसरा भी आता है। एक ही ग्राम पंचायत 3-3 पंचायत समितियों के मेंबर्स के लिए चुनाव करती है। ये सत्ता संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। मुझे लगता है कि पंचायत समिति की अब हमको आवश्यकता नहीं है। आप केवल ग्राम पंचायत बनाइए और आप जिला परिषद बनाइए, काम चल जाएगा। और अगर आप पंचायत समिति रखना चाह रहे हैं तो एक पॉपुलेशन फिक्स कीजिए। जो आपने फॉर्मूला जो अपना रखा वो अभी ढंग से नहीं है, जिस तरह से जो परिसीमन किया गया वो ढंग से नहीं है। और कम से कम परिसीमन करते समय एक ग्राम पंचायत के ऊपर एक और सरपंच मत चुनो। सरपंच आपने चुन लिया है, उसके बाद में उसके समानांतर एक सरपंच आप और मत चुनो, वरना बहुत सत्ता संघर्ष होगा। आगे आने वाले समय में हमको इसका सामना करना पड़ेगा। पहले परिसीमन होता था तो 2 ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति के एक मेंबर का चुनाव करती थी या 3 ग्राम पंचायतें करती थी। अभी जो जनसंख्या का जो फॉर्मूला है उसमें बिल्कुल सुधार करने की आवश्यकता है। या तो पंचायत समिति का कॉन्सेप्ट खत्म कर दो या फिर कम से कम 2 ग्राम पंचायतें पर पंचायत समिति का मेंबर चुना जाना चाहिए। अब बात आती है दल बदल की और बाड़ाबंदी की। देखिए, हमारे संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा भी नहीं था, ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग कभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और समय देकर, मौका देकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएंगे। ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में आया ही नहीं। वो ये सोच भी नहीं सकते थे, उनके मस्तिष्क में इतनी खराब विचार नहीं आया। लेकिन हम लोगों ने दल बदल की प्रवृत्ति की। 1985 में पहली बार 52वां संविधान संशोधन करके संसद और राज्य विधान मंडल में जो दल बदल होता है उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो फेल हो गया। इसके बाद में जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो कॉन्स्टिट्यूशन में 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, और एक बार फिर दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। आज के दिन 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, वह 10वीं अनुसूची केवल और केवल संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्यों पर लागू होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10वीं अनुसूची पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं पर लागू नहीं होती है। बिल्कुल पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं पर लागू नहीं होती है 10वीं अनुसूची। इसका सीधा सा मतलब है कि पंचायत राज संस्थाओं के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत समिति के हो, चाहे वो जिला परिषद के हो, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे वो नगर निगम के हो, चाहे वो नगर परिषद के हो, वे चुनाव जीतने के बाद कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मिल सकते हैं। उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं कर रखा है। तो फिर किसकी जिम्मेदारी है?
दल बदल कानून पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं पर लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सारी जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल की है। दुखद स्थिति यह है कि हमारे देश में आज के दिन 28 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, यानी 30 राज्यों में 30 राज्य सरकारें काम कर रही है। कुछ एक राज्य सरकारों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, पंचायत राज संस्थाओं में, नगर पालिकाओं में दल बदल पर रोक लगाने के लिए अपने स्तर पर कानून बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे कर्नाटक ने बनाया अपना प्रोविजन, जैसे गुजरात ने अपना प्रोविजन बनाया, ठीक इसी प्रकार से महाराष्ट्र ने अपना प्रोविजन बनाया। महाराष्ट्र की सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में दल बदल को रोकने के लिए अपना कानून बनाया है। कर्नाटक ने पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में दल बदल को रोकने के लिए अपना कानून बनाया है। लेकिन विडंबना यह है कि 1995 में राजस्थान में पहली बार पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हुए। 95 में हुए, 2000 में हुए, 2005 में हुए, 2010 में हुए, 2015 में हुए और 2020 में थोड़े टुकड़ों में हुए, 2020 और 2021 में। विडंबना यह है कि राजस्थान में 5-6 चुनाव हो चुके हैं पंचायत राज संस्थाओं के 73वें संविधान संशोधन के बाद, और 74वें संविधान संशोधन के बाद भी नगर पालिकाओं के कई बार चुनाव हो चुके हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में दल बदल के संदर्भ में किसी भी प्रकार का, पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कानून नहीं बनाया है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 26-27 वर्ष हो गए हैं राजस्थान में लागू हुए। राजस्थान में 1994 में 73वां संशोधन लागू हुआ, 27 वर्ष हो गए। राजस्थान सरकार को अब पहल करनी चाहिए पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में दल बदल को रोकने के लिए। नहीं, अशोक जी आप कह रहे हैं कि 10वीं अनुसूची को भी पंचायत में लागू किया जाना चाहिए। अशोक जी कोई जरूरी नहीं है। 10वीं अनुसूची तो संसद और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में लागू होती है, लेकिन 10वीं अनुसूची की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, केरल में नहीं है, गुजरात में नहीं है 10वीं अनुसूची, लेकिन फिर भी वहां पर दल बदल पर रोक लगाई गई है। राजस्थान सरकार को अभी राजस्थान विधानमंडल में इस प्रकार का कानून बनाकर दल बदल पर रोक लगानी चाहिए पंचायत राज संस्था और नगर पालिकाओं के बारे में भी। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि किस तरह से लागू करोगे आप। मैं एक पार्टी का जनप्रतिनिधि हूं, पंचायत समिति में चुनाव जीत कर आ गया, मैंने पार्टी चेंज कर दी समय देखकर, तो मेरे खिलाफ में कौन कार्रवाई करेगा? दल बदल के संदर्भ में शिकायतें कहां की जाएगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि अगर पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में दल बदल कानून लागू कर दिया तो निसंदेह रूप से बाड़ेबंदी तो रुक जाएगी, निसंदेह रूप से बाड़ेबंदी तो रुक जाएगी, लेकिन दल बदल से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा कौन? क्योंकि संसद के संदर्भ में तो संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में भी संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है। हालांकि वहां पर भी बंटाधार हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपने हिसाब से पार्टी का ध्यान रखते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष अपने पार्टी के हितों का ध्यान में रखते हैं। प्रश्न यह है कि पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में यदि दल बदल कानून लागू कर दिया तो शिकायत कहां की जाएगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मेरे दिमाग में जो एक प्रश्न आ रहा है, मेरे दिमाग में जो एक सुझाव आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में क्या किया है? महाराष्ट्र ने जो अपना कानून बनाया है उसमें अगर आप नगर निगम के पार्षद हो और अगर आप दल बदल करते हो तो आपकी जो शिकायत है नगर निगम के आयुक्त को की जाती है, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है। अगर आप नगर परिषद के पार्षद हो या नगर पालिका के पार्षद हो और अगर आप दल बदल करते हो तो संबंधित जिले के कलेक्टर को दल बदल की शिकायत की जाती है। महाराष्ट्र में यह सिस्टम है। कर्नाटक में क्या सिस्टम है? गुजरात में क्या सिस्टम है? गुजरात में अगर पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं का कोई पार्षद, कोई सदस्य अगर दल बदल करता है तो उसकी शिकायत मुख्य सचिव को की जाती है। गुजरात में मुख्य सचिव को दल बदल के संदर्भ में शिकायत की जाती है। दोस्तों, मेरे इस संदर्भ में कुछ रिजर्वेशन है। मुख्य सचिव को अगर आप दल बदल से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने वाली संस्था बनाते हैं या जिला कलेक्टर को अगर दल बदल से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करने वाली एजेंसी बनाते हैं या नगर निगम के आयुक्त को बनाते हैं या जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी को अधिकारी को अगर बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोग जानते हैं कि ये सब प्रशासनिक अधिकारी है और प्रशासनिक अधिकारियों पर अक्सर राज्य सरकारों का दबाव रहता है। वे पॉलिटिकल निर्णय ले सकते हैं, वे राजनीतिक आधार पर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अगर दल बदल के संदर्भ में आप
कानून बना रहे हैं राजस्थान में, तो इस संदर्भ में सबसे बढ़िया तरीका है, संवैधानिक संस्था है हमारे राजस्थान में, वह है राज्य चुनाव आयोग। अगर पंचायत समिति का कोई भी सदस्य, जिला परिषद का कोई भी सदस्य एक पॉलिटिकल पार्टी से जीतता है और समय देकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में अगर मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह दल बदल कानून का उल्लंघन होगा और उसकी शिकायत राज्य चुनाव आयोग को की जानी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जेड ए राज्य चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हैं। राज्य चुनाव आयोग में जो आयुक्त होता है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। ये एक संवैधानिक पद है और वो सरकार के दबाव में नहीं आता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो राज्य सरकार के दबाव में काम नहीं करेगा राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसलिए आप तुरंत दल बदल कानून बनाइए। पंचायत समितियों, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं में इस कानून को लागू कीजिए। दल बदल पर आप रोक लगाइए और दल बदल के संदर्भ में शिकायतों को सुनने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग को दीजिए। वो एक संवैधानिक संस्था है, उससे हम निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि राज्य चुनाव आयोग जो निर्णय देता है उस निर्णय के खिलाफ में आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन राजस्थान का तो बंटाधार हो रखा है। राजस्थान में हमारे यहां पर दल बदल से संबंधित कानून ही नहीं है, तो व्हीप लागू होगा नहीं, हमारे यहां पर व्हीप लागू होता नहीं है। कल जो परिणाम आए हैं, कल 2 दिन बाद में प्रधान और उप प्रधान और जिला परिषद के जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख जो बनते हैं, वो किस पार्टी का चुनाव परिणाम रहा, किस पार्टी में जाएंगे, गॉड नोज, खुदा जानता है, भगवान जानता है। तो आपको दल बदल के संदर्भ में रोक लगानी चाहिए, बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। बाड़ाबंदी तभी बंद होगी। आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर दल बदल पर रोक तो हमने संसद और राज्य विधान मंडल में भी लगाई है, क्या वहां रोक लग गई? क्या वहां पर भ्रष्टाचार कम हो गया? क्या वहां पर कोई दूसरे तरीके नहीं अपनाए जा रहे? बिल्कुल अपनाए जा रहे हैं। कब मना कर रहे हैं? लेकिन पंचायत राज संस्थाओं में तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, तो शुरुआत करवाओ। दल बदल पर रोक के संदर्भ में आप कानून बना दीजिए, बाड़ाबंदी बंद हो जाएगी। बाड़ाबंदी से कितना सारा नुकसान हो रहा है, 10-10 दिन तक लोग घर से गायब हैं, बच्चे घर पर, घर का लालन पालन सब कुछ देखना और बिना किसी कारण से गायब है। आप चुनाव में लड़ते हैं तो आपको जन सेवा के लिए समर्पित रहना होता है, घर को आपको सेकंड पर रखना पड़ता है, प्रथम आपको जनता को रखना पड़ता है। लेकिन बाड़ाबंदी में तो जनता प्रथम नहीं है, बाड़ाबंदी में आपका राजनीतिक दल प्रथम हो गया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को या तो इससे बाहर कर दीजिए, पंचायत राज संस्थाओं से, तो आपको दल बदल कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब आपने पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व कर दिया तो प्लीज दल बदल कानून लाइए और इससे संबंधित शिकायतों की सुनवाई करने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग को दीजिए। और सुनिएगा, एक और प्रोविजन कर लीजिए कि जिस व्यक्ति ने दल बदल किया है उसकी जब शिकायत होती है तो उस शिकायत का निपटारा कम से कम अधिक से अधिक 3 महीने में होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, अधिक से अधिक 3 महीने में अगर दल बदल से संबंधित शिकायतों की सुनवाई हो गई, राज्य चुनाव आयोग ने आपने निर्णय दे दिया, तो दोस्तों मैं 100% कह रहा हूं कि ये बाड़ेबंदी वाली कल्चर जो है वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। बाड़ेबंदी वाली कल्चर अगर समाप्त नहीं की तो जनता जो वोट दे रही है, जनता का वोट किसी और पार्टी के लिए जा रहा है और किसी और पार्टी का प्रधान बन रहा है, जिला प्रमुख बन रहा है, और पिछले 25-27 वर्षों से ऐसा ही हो रहा है। इस पर रोक लगाना जरूरी है। दल बदल पर कानून बनाओ। राजस्थान विधानसभा के मेरे सभी जो विधायक साथी तो नहीं कहूंगा, जो हमारे विधायक महोदय हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि इस बार तो कानून बना लो भाई। तो दोस्तों, ये आयाराम गयाराम का कल्चर, बाड़ाबंदी, दल बदल, ये सब भारत की राजनीति के लिए बहुत खराब संकेत है, अच्छा नहीं है। और पंचायत राज संस्थाओं में तो कम से कम ये अच्छा कदापि नहीं कहा जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को जो जुड़े हैं उसके लिए मैं आभार चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। बाड़ेबंदी वाले तो मजे में है, विष्णु साहब ऐसा कह रहे हैं, नई होटलें, नया कल्चर, नई मौज मस्ती। पर ये किसके, जो पॉलिटिकल पार्टी बाड़ेबंदी कर रही है, जो लाखों रुपए खर्च कर रही है, जो अच्छी होटलों में उनको रख रही है, वो पैसा हमारा ही है।
आजकल ये गाना बहुत चलता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बिल्कुल इसमें हमारा ही घाटा है। जो पंचायत राज संस्थाओं में 15-15 दिन तक जो जिमण चलते हैं, उसमें भी हमारा ही घाटा है, बिल्कुल हमारा ही घाटा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्नेह बनाए रखिएगा। आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जिन मित्रों ने मुझे शुभकामना प्रेषित की, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।